अभी क्या चल रहा था कुछ दिनों से पॉइंट सिलेक्शन जो हुए हैं तो सबसे क्लासिकल फिजिक्स, वो सबसे क्लासिकल। अब हम क्या करेंगे, हम चलेंगे क्लासिकल फिजिक्स के पॉइंट पर और सिंपल से चलेंगे, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल फिजिक्स की क्या नीड पड़ेगी हमें पॉइंट में। जब क्लासिकल फिजिक्स में अच्छा चल रहा था तो हमें क्या नीड पड़ेगी पॉइंट में। तो कुछ तो रीजन है लेट डिस्कवरीज के, जो कि हो जानी चाहिए लेकिन नहीं हो पाए एग्जैक्ट टाइम पे, जो मतलब पहले हो जानी चाहिए, जो एग्जैक्ट टाइम है जो डिस्कवरीज था उससे पहले हो जाना चाहिए। तो कुछ लेट डिस्कवरीज है, जैसे दूसरे स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्मल रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी और द लोअर टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक फील्ड्स ऑफ सॉलिड। फिर आता है अपीयरेंस ऑफ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द मोशन ऑफ फ्री डायटोमिक मॉलिक्यूल बॉडी फ्रीडम। ये कुछ जो डिस्कवरीज थी वो इनके एक्चुअल टाइम से पहले हो जानी चाहिए, ऐसा लिखा है। मतलब नहीं, मतलब हो जाती है। हाँ, मतलब कुछ कमियां रही क्लासिकल फिजिक्स में। तुम बोल रहे हो कि इससे क्लासिकल फिजिक्स में ये सब नहीं हो पाया, मतलब हो नहीं पाया क्योंकि हो जानी चाहिए थी इसके एक्चुअल टाइम से पहले। ऐसे कैसे बहुत पहले अगर पहले हो जाती था तो क्या इसके पहले हो जाती। हाँ भाई इसी में लिखा होगा, मैं क्या करूँ। तो सबसे पहला इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया था हमारे प्लेन भाई साहब ने 1998 में, और जब उन्होंने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के टर्म्स में उन्होंने एमिशन और एब्जॉर्प्शन को समझाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन डिस्क्रीट क्वांटम। तो उन्होंने ऐसा बोला था प्लैंक की आप प्लैंक 1900 उन्होंने एक ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम डिफाइन किया था, इसमें उन्होंने लिखा था यहाँ पे जो एच है वो हमारा प्लैंक कांस्टेंट। अब लेटर क्या हुआ कि आइंस्टीन ने इसी रिलेशन को यूज करके उन्होंने अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया, उन्होंने नए ऑब्जर्वेशन किए, नए ऑब्जर्वेशन किए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वहाँ से हमें डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें पता चला। अब क्या था क्योंकि तभी मतलब इसी फॉर्मूले को यूज करके आइंस्टीन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एस्टेब्लिशमेंट किया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि sometimes behave like a wave motion or sometimes behave like a stream of singular pattern. तो ये उन्होंने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सपेरिमेंटल आइडिया प्लेन के एक्सपेरिमेंटल आइडिया से उन्होंने बताया। ठीक है, अब 1900 की बात होती है, चलते हैं फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 1900 से 1925। यहाँ क्या होता है कि थ्योरेटिकल फिजिक्स है, उसमें थ्योरेटिकल फिजिक्स के अंदर हमें कुछ दो नए इंटरफेरेंसेस देखने को मिले। उसमें पहला क्या था, जो कि हमें इस सेशन के बीच में देखने को मिला। अब वो क्या थे, पहला तो ये था कि डुअल कैरेक्टर कंबाइंड कंटेनिंग टू इंपॉर्टेंट डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहला तो ये था कि डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड एक्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की डिस्क्रीट वैल्यूज का कह सकते हैं कि डुअल कैरेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ वहाँ से फिजिकल डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वहाँ से पता चला। फिर उसके बाद दूसरा है
वो हम बाद में बात करेंगे, जैसे एलजी ऑपरेटर्स हैं वगैरह की बात करेंगे। उसकी जो फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल स्टेट हमें स्टोरेज करनी है, तो वहाँ पे इसका डिस्क्रीट होना क्वांटम होना ऐसा होता है। किसी चीज का डिस्क्रीट होना क्वांटम है ना, जैसे यहाँ एनर्जी डिस्क्रीट है, हर एक न्यू के लिए एनर्जी। ऐसे जब हम क्लासिकल फिजिक्स में रहते तो एनर्जी कंटिन्यूअस होती है, लेकिन यहाँ डिस्क्रीट डिस्क्रीट होना क्वांटम। वहाँ तो हाफ एच ओमेगा स्क्वायर निकलता है, बट डिस्क्रीट होना क्वांटम होना कैसे होता है? तुमने बोला ना डिस्क्रीटाइजेशन हो गई। मुझे ये पता लगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरेटिकल फिजिक्स से, और पता लगा कि एक्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो वही ना, जैसे एनर्जी है, एनर्जी का डिस्क्रीट वैल्यू है। डिस्क्रीट मतलब समझ रहे हो ना? नहीं, डिस्क्रीट का मतलब पॉइंट पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक एनर्जी है, तो यहाँ पे एक एनर्जी, तो यहाँ पे एनर्जी। क्लासिकल में क्या होता है कि ये पूरा ही एनर्जी होता है, कंटिन्यूअस बोलते हैं, ये डिस्क्रीट है। जैसे हाइड्रोजन एटम में जब लोग बनाते हैं डिस्क्रीट एनर्जी, क्वांटम में पूरा एनर्जी डिस्क्रीट होता है। तो पहला हो गया उसका इंटरफेरेंस डी ब्रोगली ने दिया था 1924 में। डी ब्रोगली का क्या बोलते हैं? ये इंटरफेरेंस का क्या मतलब है? मुझे नहीं पता, आगे देखते हैं। ये इंटरफेरेंस कोई इंग्लिश वर्ड है या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी? इंग्लिश वर्ड है ना। अच्छा, इंटरफेरेंस का मतलब होता है जो ऑप्टिक्स नहीं, ऑप्टिक्स में भी क्वांटम में भी है ऑफ कोर्स, वो वही जरूर। अब 1924 में दूसरे इंटरफेरेंस डी ब्रोगली का बोलते हैं कि एवरी मैटर हैज अ डुअल नेचर, तो पार्टिकल है तो उनके उन्होंने एक रिलेशन एज्यूम किया था, जैसा एज्यूम के बाद ये एज्यूम द रिलेशन बिटवीन द लेंथ एंड द करस्पॉन्डिंग वेट, so relation between the momentum and the length and the, तो उन्होंने 1982 के अंदर एच बाई यहाँ पे एच टाइम कांस्टेंट है, ये हमारी लेंथ है और ये हमारा मोमेंटम है। तो वेरी प्रिसाइज वो वेव लेंथ है, और थोड़ा और प्रिसाइज करो तो वो वेव लेंथ है। करस्पॉन्डिंग वेव के अंदर ये हमें रिलेशन डी ब्रोगली। अब ये सब तो होता है यार, मुझे तो प्लैंक कांस्टेंट का क्या इंपॉर्टेंस है पूरे चीज में? ये सब प्लैंक कांस्टेंट के आने के बाद हुआ है ना। हाँ, एक वो तो एच बार हो गया, वो मतलब एच बार अलग होता है, एच बार एच बाई 2 पाई होता है। तो सोचो प्लैंक कांस्टेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, एक छोटे से नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है पूरा क्वांटम मैकेनिक्स बनाने में। जब ये तुम जीरो सेट कर देते हो तो क्लासिकल मैकेनिक्स आता है, करना कभी आगे। ये सोचो कि एक छोटे से नंबर का डिस्कवरी पूरा एक नया फिजिक्स को देता है। क्या था ये प्लैंक कांस्टेंट? क्या था इसका वैल्यू याद है तुम्हें? बहुत छोटा नंबर है, 0.655 नहीं, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या था? 6.6 वही तो 6.6 देखो कितना छोटा नंबर है, -34 समझ रहे हो ना, बहुत छोटा नंबर। तो सोचो एक छोटे से नंबर से पूरा क्वांटम मैकेनिक्स का चलन हो गया।
तो ये कुछ हमने 2-3 डिस्कवरीज देखी पूरा जो 1900 का जो सीक्वेंस है उस टाइम पे कौन डिस्कवरीज थी और उसको देखते हैं उसके लिए टेबल क्रिएट करते हैं सबसे पहले इसमें नाम आता है डिफ्रैक्शन बाय लेंस in 1890 और लाउड 1912 उन्नीस सौ पाँच में उनका एनएस मिराबेलिस ईयर था ना। तीन पेपर बहुत इम्पोर्टेंट चारों में 15 में आया था बट वो एनएस मिराबेलिस ईयर उनका 1905 में बाद कुछ बिजनेस स्टार्टअप्स में स्पेसिफिक थिंग्स को अंडरस्टैंड आता है पेपरिंग का एक्सपेरिमेंट आता है 1973 में कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से वो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मतलब जो कॉम्बिनेशन होता है उससे गामा रेडिएशन का शायद होगा वही था क्या कॉम्पटेन इफेक्ट तो स्कैटरिंग इफेक्ट होता है कॉम्पटेन वो तो स्कैटरिंग कॉम्पटेन तो स्कैटरिंग होती है कॉम्बिनेशन जो हाँ कॉम्बिनेशन जो पार्टिकल जिसमें सेमीकंडक्टर में भी होता है शायद ये 1800 का 1800 के लास्ट में नहीं 19 कुछ है 1930 1991 में आगे कुछ लास्ट में हमारा मॉडर्न आता है गला अब एक चीज टेबल की है कि ये जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था फर्स्ट जो रिजल्ट था तो ये हमें शो कर रहा था उस टाइम पे कि ईएम वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिस्कवरी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रिलेशन एक्सपेरिमेंट फिर उसके बाद आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिर उसके बाद फोटोइलेक्ट्रिक कॉम्पन इफेक्ट और कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल का रिएक्शन नेटवर्क तो ये हमें इन एक्सपेरिमेंट से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटा के बारे में फिर लास्ट के भी कॉम्बिनेशन स्पेसिफिक नेटवर्क एक्सपेरिमेंट है इसमें हम कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल को भी ऐड करके चलते हैं कि हाँ यहाँ से आपको पता लगा कि डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैसे निकाल सकते हैं तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी
तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम डिस्क्रीट वैल्यूज को कहते हैं। अब हो गई भाई तीन बातें। अब पढ़ते हैं आगे। हमने देखा काफी सारे लिमिटेशंस हैं इसके वजह से हमें जो कि फार अच्छी है इन कंपेरिजन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स को भी एंड काफ़ी ज़्यादा स्कोप में और काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबिलिटी में क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स ज़्यादा अच्छी दिखने लगी इसलिए सबसे ट्रेडिशन पे क्या है अच्छी क्या मतलब ज़्यादा एप्लीकेबल डिफरेंट लेवल्स पर तो अलग अलग काम करते हैं ना, तो तुम कैसे बोलोगे एक अच्छी है दूसरी अच्छी नहीं है? मतलब बहुत चीज़ें अब इसमें क्लास में तुम क्या करोगे, मैं बैठा हूँ मैं उसको एक थप्पड़ मारता हूँ, तुम क्वांटम मैकेनिक्स से क्या बता पाओगे इसके बारे में? नहीं मैं ये कह रहा हूँ क्लासिकल फिजिक्स की लिमिटेशन थी क्वांटम मैकेनिक्स में ऊपर पड़ेगा हाँ वही ना, जो क्लासिकल जब तक तुम मुझे मत देखो मैं थप्पड़ मार रहा हूँ तब तक उसको थप्पड़ भी नहीं पड़ेगा। क्लासिकल फिजिक्स की जो लिमिटेशन थी उसको कहीं ना कहीं उसके आंसर देने के लिए सब क्वांटम मैकेनिक्स तो अलग अलग तुम्हें अलग अलग आपके आइंस्टाइन ग्रेविटी आने के बाद क्या न्यूटन की ग्रेविटी बेकार हो गई? नहीं देखो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें काम आती है। क्वांटम वर्ड थोड़ा ज़्यादा बिकता है ऐसा समझो, अगर तुम कहीं बोल दो मैं क्वांटम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ वो बिक जाता है, ये वही बात है कुछ लॉजिक नहीं है, लेकिन दोनों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। हाँ या फिर तुम स्मॉल डिस्टेंस में और हाई एनर्जी में जाते हो तब क्वांटम मैकेनिक्स काम करती है, जब तुम लॉन्ग डिस्टेंस और लोअर एनर्जी में रहोगे तो क्लासिकल मैकेनिक्स काम तो अलग अलग क्लासिकल जो क्वांटम मैकेनिक्स की अपनी जैसे स्कोप जो है और रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू क्लासिकल। ठीक है, अब सबसे ट्रेडिशन बेस शुरू होता है क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने का कि भाई कुछ पुराने एक्सपेरिमेंट जो हो चुके हैं उनको समझो, कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुए हैं जब प्लैंक रेडिएशन लॉ थी, आइंस्टाइन डी बाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट था, बोर एटम था, डी ब्रोगली मेंटल बेस था और काफ़ी सारे ऐसे हमें क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने से पहले समझ कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हमने देखे थे और इसमें ऐड कर सकते हो अगर करना है मिसल्सन मॉडलिंग का ईथर वाला आई थिंक वो ऊपर हुआ था 1900 के पहले हुआ है ना, मिसल्सन मॉडलिंग हाँ तो वो पहले क्या माना जाता था कि हर चीज को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, तो पहले लाइट के मीडियम को ईथर बोला गया, ईथर बोला गया डिफ्रैक्शन के बाद हाँ डिफ्रैक्शन के बाद MICH ELS ELS SON मॉडलिंग मॉडलिंग MOR LPY उसमें पता लगाया था कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी से आ रहा था इधर वाला। नहीं इन्होंने माना था, इन्होंने इधर को माना था किसने? माइकलसन मॉडल हाँ माना था, बट आगे चल के हाँ इसी का हाँ बेस यहाँ से स्टार्ट हुआ था, उन्होंने लिया फिर आइंस्टाइन आगे तक ईथर का कॉन्सेप्ट चला गया, फिर वैक्यूम में बताया गया था वो एक्सपेरिमेंट हाँ वो आइंस्टाइन क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने के पहले मैं बताऊँ मैंने देखे यहाँ पे मुझे मौका नहीं करना है, उसके बाद फ्रेंकफर्ट से और डेविसन जर्मन फंक्शन एक्सपेरिमेंट के बारे में डेविसन जर्मन फंक्शन एक्सपेरिमेंट हाँ
अब 20वीं सेंचुरी की बिगनिंग हो रही है, ये सब यहाँ पे एक तरीके से क्या है, एक तरीके से यहाँ क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी पे यहाँ पे वो एक तरीके से कहते हैं गलत साबित होता है। यही कुछ एक्सपेरिमेंट देखे हमने कहाँ पे गलत साबित होता है? जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कहीं ना कहीं करेक्शन हुए, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली फ्रीडम ऑफ लाइट और ह्यूमनिटी का हालांकि ये क्वांटा अचानक से नहीं आया था, न्यूटन ने भी सोचा था और स्केलर थ्योरी को पूरा पूरा नहीं करा था, पूरा पार्टिकल ही मान लिया पूरा पार्टिकल ही। हाँ, इसी चीज पे डिबेट हुई कि लाइट पार्टिकल है कि वेव है। पर न्यूटन सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि थ्री का पार्टिकल आएगा ना सॉल्व का। उन्होंने पूरा ही पार्टिकल शुरू हाइगन्स तो वेव था, हाइगन्स का भी बहुत चला था, हाइगन्स का भी बहुत मुश्किल है। अच्छा ये बात न्यूटन का था। और फिर मैक्सवेल और आइंस्टाइन के आने पर प्रूव हो गए। सबसे संभाले रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्शन में करी थी वो तो यंग डबलर से समझा था बाद में ये सब नहीं वो यंग डबलर से करता है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की और हाँ वो अब इसी में 19 सॉरी इसके पूरा लगाते हैं दुनिया में और हाँ, तो जब 19वीं सेंचुरी के अंदर ये सब जो होने लगा, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ लोग जो इस थ्योरी को मानने से मना कर, तो जो भी इन क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी थी वो टाइम पे काम कर रहे थे, उनको फोर्स किया कि भाई क्या क्वांटम फिजिक्स उनको फोर्स किया गया फिजिक्स फर्स्ट पार्ट ऑफ However, कुछ ग्रेट मास्टर्स हुए जिन्होंने कोई काम किया। सबसे पहले नाम आता है हमारा श्रोडिंगर और कुछ एडिक्सी हमने जो देखी हुई भाई जैसे कि उसको कभी कभी चैनल क्या कि ये जो थे इनके अंदर क्या एडिक्सी देखने को तो क्यों क्वांटम फिजिक्स को ऐसा अभी अब कुछ वही लाइन सेल्फ वाली लाइन सबसे पहले कहते हैं कि हमारे पास एक सराउंडिंग फ्रॉम नेचर फिर हमने क्या किया उसको अलग करते हैं ना वो नेचर फिर उसके बाद यहाँ पे आता है वर्ड अब जो नॉलेज है वो कैसे होता है नेचर और नॉलेज के बीच में क्या रिलेशन और फिजिक्स के साथ होता है अंडरस्टैंड और कुछ क्या अंडरस्टैंड तो मैं एक वर्ड का यूज करूँगा यहाँ आप नॉलेज के लिए क्योंकि हमारे फिजिकल वर्ड की नॉलेज है उसको लिंक कैसे कर रहा हूँ एजम्पशन ये पार्ट आ गया एजम्पशन अब इन एजम्पशन जो एजम्पशन हमने बनाए हैं उससे हम क्या करेंगे हम कुछ पोस्टुलेट क्रिएट करेंगे अब इन पोस्टुलेट से क्या होगा कि हम कुछ प्रेडिक्शन करेंगे या फिर इनका रिजल्ट क्या है फिर जो प्रेडिक्शन किया उसको हम चेक करेंगे
जो हमारी नॉलेज थी उसको हमें नेचर को समझने के लिए मान लो पहले तो नेचर को समझने के लिए हमें कुछ assumption किया, assumption से हमने कुछ postulate बनाए, postulate से कुछ prediction, prediction से कुछ experiment। अगर हमारे experimental results वो जो theoretical predictions थे इनसे मैच कर जाता तब तो जो हमारा assumption था about the nature वो हमारा सही है। वरना हम कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल आइडिया का ओरिजिनल assumption था वो हमारा करेक्ट। उसके लिए तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है। और मान लो तुम एक्सपेरिमेंट ही ना कर पाओ, वो theoretical part prediction पे खत्म हो जाएगा। मतलब यहीं से प्रेडिक्शन के बाद तुम्हें तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा कि हाँ ये हमारा गलती सही और अगर लाखों लोग फिजिक्स पे काम कर रहे हैं ऐसे तो मैथमेटिशियन की कोई भी थ्योरी नहीं है एग्जांपल ये तो तुम्हारा है वो बहुत फिजिकल नेचर का बात कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्सपेरिमेंट तक पहुंच ही नहीं सकती, फिर भी हो सकता है वो नेचर से ना कहीं ना कहीं कुछ हद तक एक्सपेरिमेंट नहीं बना सकता। अगर उसने ऑब्जर्व गलत तरीके से किया, रिएक्शन गलत नहीं तो वो गलत होगा। अगर सही बैंकर क्या है मैं मान लो theoretical physics की बात करते हैं थ्योरेटिकल में नहीं कर सकते तुम एक्सपेरिमेंट, आज अभी नहीं कर सकते। यही बात तो नहीं होगा ना बात तो फिर तुम उसको नॉलेज कैसे बोलोगे? पहले और तो नेचर ना पहली बार तुम प्रेडिक्शन पे भी नहीं छोड़ो, प्रेडिक्शन तक भी नहीं पहुंच सकते एक्चुअली, क्योंकि तुम्हारे पास इतने सारे पॉसिबिलिटीज है कि तुम उनसे एक प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल स्प्रिंग प्रोग्रेस। हाँ मतलब स्प्रिंग बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो गया, और भी बहुत सारे हैं। हाँ नहीं ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये कब तक वैलिड था? ये 1960 तक वैलिड था, जब तक पार्टिकल फिजिक्स में डिस्कवरी होते गई। उसके बाद अचानक से जो गिरावट आई है ना, कॉस्मोलॉजी में भी कुछ नहीं होता है। कॉस्मोलॉजी में भी नहीं होता है, जैसे डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। अभी देसाई का एक रिजल्ट आया था, ये भी ज़्यादा नहीं रहा था, यानी भी अच्छा ही है। ऐसे होता है कि नेक्सस का बात ही सेल्फ में होता है, पहली बार सेल्फ का बात नेक्सस में होता है। उसमें चल पे यही लाइन हाँ ये बोला ये सब वहाँ पे यही जोड़ रहा था यार प्रेडिक्शन ये सभी का पेज है भाई फिगर पे ग्रेड होते हैं सबसे रिसर्च का टारगेट हाँ यहाँ पे लिखा था लास्ट एक्सपेरिमेंट टर्न कर रहे हैं हम उसकी चर्चा कर रहे हैं आगे और इसमें में इंटरप्रिटेशन क्या है तो टाइम कितना है 20 मिनट। क्या फिगर बना फिगर में से कॉम्प्लिकेटेड ये बनाओ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये एक रफली फिगर है तो ये क्या है हमारा एक फर्नेस है
देख सकते हैं मैं कल भी चले गया था नेक्स्ट टाइम इसमें क्या है ये कोई पढ़ने से इसमें हमने किसी पर्टिकुलर मटेरियल या किसी एटम को रीड करेंगे हम किसी एक पर्टिकुलर की बात करें बाकी कोई भी तो नहीं पर्टिकुलर एक ही तो होता है नहीं मतलब सिल्वर कौन सा पर्टिकुलर तुम्हारा कौन सा है? मेरा है सिल्वर सिल्वर ही था ऐसा कोई रीजन तो मुझे नहीं दिखा मतलब बोला गया कि जो वो चुका रहे तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ उन्होंने क्या किया वो बता वो तो सही है पर सिल्वर ही क्यों वो बता गोल्ड एक रीजन तो सी हो चार्ज का बढ़ा है अच्छा चलो आगे बढ़ो ये हमारा एक कोई बर्थडे था इसमें हम उसी पहले सिल्वर एटम की बात करें डायरेक्ट तो हम इसमें क्या करेंगे सिल्वर एटम को ठीक है सिल्वर एटम को यूज क्या है ये वो है जहाँ से वो एटम वहाँ से उसके रिजेक्ट करेंगे ठीक है रिजेक्ट करेंगे ये हमारा इस पर्टिकुलर एरिया को वो हम बोलेंगे पॉलीमीटर और ये जो हमारा ये जो दिख रहा है ये हमारा एक्स है ये हमारा एन अब एक पॉइंट पे समझना था कि ये जो नॉर्थ एंड साउथ इसमें क्या है कि इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इनहोमोजेनियस ठीक है और ये हमारा एक है कि पे हम जो भी हमारे सिल्वर एटम वहाँ से रिजेक्ट हो गया है उसको हम यहाँ पे ट्रेस करेंगे क्या तो यहाँ पे मैं एक हमारी स्क्रीन है जहाँ पे हम आउटपुट अपने तो क्लासिकल थ्योरीज की बात करते हैं सबसे पहले कि जहाँ से सिल्वर एटम को यूज किया वो इस तरीके से गया इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड से और यहाँ पे उसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वैसे पता नहीं क्या करता है पैरेलल इसको पैरेलल ही रखता है मतलब जो बाकी डाइवर्ट हो गई थी उसको स्टॉप पोलराइजेशन के लिए नहीं वो इसमें छोटे से वो शायद ये रजत मोड में भी यूज किया वो पैरेलल करने के लिए जो ऐसा निकला वो स्ट्रेट ही है तो इसमें का वो हर डायरेक्शन का है उसकी तो पोलराइजेशन नहीं पोलराइजेशन लाइट के इफेक्ट से मतलब यहीं पे मैं बोल रहा हूँ मतलब यहाँ से हाँ मतलब का मतलब है ये एक तरीके से क्लासिकल थ्योरीज के हिसाब से देखो तो यहाँ पे वहाँ से एटम इजेक्ट हुआ और यहाँ पे पॉलीमीटर के पास होती है इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड से निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन की हमारी होती है जो कि हमारा क्लासिकल जो क्लासिकल प्रेडिक्शन होता है अब समझते हैं कि आज के इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में अगेन हम ट्राई करेंगे पहली बात तो ये ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल सिल्वर एटम को यूज किया ठीक है ओवर से निकलते ही स्मॉल टू यहाँ से रिजल्ट समझते हैं यहाँ पे जब एक इन क्वार्टर से मुझे समझ नहीं आ रहा है इस फील्ड के साथ देगा कि यहाँ से कुछ डिफ्लेक्शन नजर आए तो डिफ्लेक्शन क्यों आए वो हम डिस्कस करें तो सबसे पहली बात है कि सिल्वर एटम के अंदर 47 इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई मुझे नहीं पता अब भूल जाते ठीक 47 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर सिल्वर ठीक है और ये हम देख सकते हैं कि जो मतलब क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से एक पूरा 47 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड ठीक वेरी गुड क्या करते हैं वेव
out of 47 can be visualized as forming a spherical symmetric electron with no net angular moment. यहाँ पे angular momentum देखेंगे। अगर हम न्यूक्लियर स्पिन को नेग्लेक्ट करें, न्यूक्लियर स्पिन है, हाँ न्यूक्लियर स्पिन को न्यूक्लियर क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं 47 इलेक्ट्रॉन, उनके अगर हम न्यूक्लियर स्पिन को अगर हम नेग्लेक्ट करें तो स्पिन क्या होगा? न्यूक्लियस स्पिन मतलब न्यूक्लियस का स्पिन मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पहुंच गया ना इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस तो उसके स्पिन से स्पिन क्या है कि न्यूक्लियर स्पिन क्या है कि न्यूक्लियर क्या होता है? न्यूक्लियर का मतलब तो न्यूक्लियस से होता है, मतलब इसके स्पिन से रिलेशन हमें नहीं होता है क्योंकि इसका स्पिन होगा उसको नेग्लेक्ट करना मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन के सिर्फ इलेक्ट्रॉन के सबसे पहले हमें ये भी तो बताना पड़ेगा ना एंगुलर मोमेंटम दो तरीके के होते हैं, नॉर्मल क्या होता है और एक कैसे होता है वो बीच में आएगा, वो मैं इसमें अच्छा वो आएगा ये मैं अभी बेसिक समझने आ कर रहा हूँ क्लासेस में वो आ गया है। अब इससे ये जब हमने जब जैसे कि न्यूक्लियर स्पिन को हमने नेग्लेक्ट कर दिया उससे हमें क्या पता लगा जो भी हमें देखने को मिलता है we see that the atom as a whole does have an angular momentum. We see that the atom as a whole does have a angular momentum which is solely the spin increasing as a orbital by the angular momentum of the 47 electron 5. मतलब क्या है कि 40 आउट ऑफ में क्या है 46 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या करना चाहिए इनके बीच में क्या था नो एंगुलर मोमेंटम नो टोटल एंगुलर मोमेंटम की नो एंगुलर मोमेंटम टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया हाँ दो का एंगुलर मोमेंटम ऑफ 46 इलेक्ट्रॉन के पास वहाँ पे नो एंगुलर मोमेंटम। अब जो भी एंगुलर मोमेंटम हमें इस एक्सपेरिमेंट में देखने को मिलता है वो सिर्फ क्या है एक इलेक्ट्रॉन का क्यों ऐसा क्यों होता है 46 में क्यों होता है? हो सकता है सिमेट्री 44 में क्यों नहीं होता 42 में क्यों नहीं होता सिल्वर की जगह कोई और आइटम देखो नहीं ये सारे आंसर दिए हुए हैं कोई ऑर्बिटल आई थिंक पुराने चैप्टर में दिए हुए हैं तो शायद उसके बाद में भी चैप्टर में ये है इसका उसी आगे भी ये भी डिटेल नहीं है इसके बाद भी पहले चैप्टर में इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है। ऐसी ऑपरेटर के आगे हैं बहुत ज़्यादा इसमें मैं ऊपर भी कोई ये सारे डिटेल जो भी अब सीधी बात है 47 इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का टाइप और न्यूक्लियस का अप्रोक्सीमेट मास क्या है 10 to the power 5 ये लिखा है ठीक है इसमें 10 to the power 12 आप लोग कंपेयर कर रहे हैं कि एक न्यूक्लियस का मास और एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना ज़्यादा अंतर होता है तो इतना बना है एक न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन ठीक है ऐसा रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हेवियर एटम है उसमें क्या है कि मैग्नेटिक मूवमेंट ठीक जो कि क्या है इलेक्ट्रॉन स्पिन की डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट जो है मैग्नेटिक मूवमेंट म्यूजिक है और जो इलेक्ट्रॉन स्पिन मूवमेंट को ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमें एज रिजल्ट क्या मिलता है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन है डायरेक्टली मैग्नेटिक मूवमेंट ठीक है अब रीजन क्या है इसके आगे क्या है कि बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन एनर्जी आप मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन
क्योंकि हमने एक होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड की बात करा है, तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखने को भी मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या होगा कि टू कंपोनेंट्स में देखेंगे, क्योंकि इंटरेक्शन एनर्जी की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट वो क्या होगा बी के अंदर मैग्नेटिक ये बी है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। उससे हमें क्या पता कि हम दो कंपोनेंट क्या रहेगा, हम फोर्स निकालेंगे। फोर्स हम किसी एक कंपोनेंट में लेके चलेंगे, दैट डायरेक्शन में लेके सकते हैं। वो क्या दैट डायरेक्शन और क्या ये अप्रोक्सीमेटली सवाल उठता है कि दैट डायरेक्शन इसको रिप्लेस दैट कंपोनेंट इसको ऐसे रिप्लेस बस तुम उसको ऐसे ले रहे हो, पर्टिकुलर मतलब नहीं है, Z तो तुम बना रहे हो। अरे तुम स्पेस में चले जाओ, जहाँ तुम्हारे आसपास कोई बॉडी नहीं, वहाँ तुम कैसे बोलोगे हमारे कुछ रेफरेंस मीनिंग है क्या इसका? एग्जाम एग्जैक्ट मीनिंग में क्या है? या फिर यहाँ पे तुम कह दो कि वो तो ऐसे देगा, तब तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। क्या मीनिंग है क्या तुम्हारे पास, बताओ। Because atom as a whole is very thin, and the expected classical concept of predicting can be legitimately applied. A point which can be justified with physical uncertainty and we deny that. तो बात में देखिए अगर क्या कहते हैं ज़्यादा भारी है तो एक डायरेक्शन में लेके चलते बाद में नहीं गलत है, गलत नहीं बोल रहा आगे 3 मिनट बस मोटा मोटा ही होता है आगे होगा हल्का सा ऊपर यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट में मिला न्यू दैट पॉइंट। अब हमें दो पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ से भी क्या हमने नेगेटिव फील्ड अप्लाई कर दिया, अब हमें यहाँ से दो रिजल्ट मिले। वो दो रिजल्ट क्या है, जब न्यू दैट ग्रेटर देन 0, जब न्यू दैट स्मॉलर देन 0। अब एक चीज तो मेरे क्वेश्चन में ये थी कि जब न्यू हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, फिर हम जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे जब न्यू इज ग्रेटर देन 0 तब हम इसको ये क्यों लिखेंगे एस मतलब इसको वही लिखना है एस और इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे। ये क्या है? ग्रेटर देन 0 का मतलब लेस देन 0। पूरा मीन क्या था तुम्हारा? न्यू इक्वल्स टू क्या था तुम्हारा? न्यू इक्वल्स अभी तक तुमने इक्वल्स टू नहीं लिखा। स्पिन कम होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा हो जाएगा। वही तो कह रहा है तो इनवर्स प्रोपोर्शनल है, वही तो ये वो आएगा एस इनवर्स तो नहीं ना होता इनवर्स इनवर्स नहीं होता, लेकिन वो उसने लिखा है एस लेस देन न्यू इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0, तो उसका मतलब नेगेटिव साइन है। तब तो नेगेटिव साइन है ना, क्योंकि एस ग्रेटर देन 0 में न्यू लेसर देन 0 तो नेगेटिव साइन आता है।
कांस्टेंट नेगेटिव होगा, कांस्टेंट नेगेटिव है ना, जो भी कांस्टेंट होगा वो नेगेटिव होगा। ये मतलब सही हो सकता है। अगर तुम ये सही बोल रहे हो तो सही है, मतलब तब तो फिर नेगेटिव। इसको क्रॉस चेक कीजिए। देखो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओ तो अगर माइनस करके आएगा तो वो नेगेटिव बन जाएगा, तब समझ रहे हो? अब जो भी अब ये जो एटम्स निकल रहे हैं, अब दो टाइप के मैग्नेटिक मोमेंट को पेश करते हैं। पहला ये, दूसरा जब हमारा मैग्नेटिक मोमेंट 0 से ज़्यादा हो तो दूसरा ये मैग्नेटिक मोमेंट जो हमारा 0 से कम हो। तो जिसका 0 से ज़्यादा है वो क्या करेंगे, उन पे एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा, और जो 0 से कम है उन पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, दो ओरिएंटेशन हमें देखने को मिलती है, अपवर्ड और एक हमारा डाउनवर्ड। और दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि ओरिजिनल बीम है, इन अदर वर्ड्स DC operator splits the original beam from over into two different components, two distinct components, जिसको हमने नाम दिया स्पेस क्वांटाइजेशन। स्पेस क्वांटाइजेशन इसको नाम दिया, दो कंपोनेंट्स में। ठीक, अब इसमें क्या है कि दो चीजें आएंगी, दो वैल्यूज भी पॉसिबल। तो हम उन स्पिन की वैल्यू को लेके करते हैं, जो अपवर्ड है उसको एस सेट टू बी दैट कंपोनेंट है, दैट आफ्टर इट टू बी दैट पॉजिटिव, और एस इज टू एस दैट नेगेटिव, एज ए डाउनवर्ड को एज ए नेगेटिव और इसको एज ए पॉजिटिव। और पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो हम फंडामेंटल इसको बाद में two possible values of SS are multiples of the sum fundamental unit of angular momentum. तो इसमें होगा कहीं ना कहीं fundamental unit होगा angular momentum। तो न्यूमेरिकली अगर हम इसको देखेंगे इस लाइन में मैनिपुलेट करें कि SZ बड़ी मस्त है multiples fundamental unit of angular momentum। तो हम इसको angular momentum में कोई ओमेगा नाम नहीं देते, मैं सिर्फ यहाँ angular momentum ये क्या है, सब कुछ नया नहीं दिखा ना? नहीं एन होता है, ये भी तो वेलोसिटी है। जे को टोटल ले लेते हैं ना, जे को प्लस पेन एंगुलर ऑर्बिटल प्लस हमें जो स्पिन की कैलकुलेशन मिलती है एज ए पॉजिटिव अगर लेने के लिए फंडामेंटल मल्टीपल दे रहे हैं h/2 के मल्टीपल होंगे। हाँ जी, एज ए पॉजिटिव ऐसी एज ए नेगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। उसी बात क्या बोल सकते हैं, जो स्पिन होगा हमारा z डायरेक्शन में तो क्या है प्लस माइनस h/2 एन आएगा एन एच प्लस नहीं अभी प्रॉब्लम है फंडामेंटल मल्टीपल निकाल रहा हूँ, फंडामेंटल यूनिट निकालना। यूनिट ऑफ यहाँ पे 6.58 वो h बार है, h बार यहाँ h बार की वैल्यू है h/2 है। 6.5। अरे कुछ नहीं, h/2 पाएगा बस, रिड्यूस प्लान कांस्टेंट। इससे क्या पता चला, the quantization of electron spin angular momentum is the first feature we deduce from
क्यों? क्योंकि वो डिस्क्रीट यूनिट में मिल रहा है। ये हमें ये बेटा ठीक से देखना एंगुलर मोमेंटम है, वो डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉन इसमें एंगुलर मोमेंटम है। ये चीज क्या है? डिस्क्रीट ड्यू टू क्वांटाइजेशन ठीक है। अब इस छोटा सा लास्ट में अच्छा मैं बोल रहा हूँ है ना? ठीक है एक ही हुआ है।